Hello friends, welcome to our channel PRS Educational Trust. Today we are going to study pharmaceutics and the topic is dosage form. डोजेज फॉर्म बताने से पहले या डोजेज फॉर्म के बारे में जानने से पहले हम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन स्ट्राइक होता है कि ये डोजेज फॉर्म क्या है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, फर्स्ट है टेबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स, ओरल सॉल्यूशन, इंजेक्टेबल्स। ये क्या चीज़ है, हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है, क्यों कहते हैं कि दवाई की ज़रूरत हमें किस लिए है, जिससे कि हमारी बीमारी ठीक हो सके। अब बीमारी ठीक करनी है तो दवाई लेनी है। दवाई जिस फॉर्म में पेशेंट को दी जा रही है जिससे कि उसकी बीमारी ठीक हो सके, उस फॉर्म को बोलते हैं डोजेज फॉर्म। जैसा भी आपको बताया, डोजेज फॉर्म में एक छोटा सा कंसेप्ट है कि डोजेज फॉर्म होती क्या है। डोजेज फॉर्म होता है कॉम्बिनेशन ड्रग का और एक्सिपिएंट्स का। ड्रग और एक्सिपिएंट्स क्या क्या हैं? ड्रग के बारे में, ड्रग को हम एपीआई भी बोलते हैं और एपीआई की फुल फॉर्म है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जिस बीमारी के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो चीज, जो सब्सटेंस जिम्मेवार है, उसे बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। सपोज कीजिए आपके बुखार हो रहा है। आप सबको पता है बुखार के टाइम पे हम लोग कौन सी मेडिकेशन लेते हैं? डॉक्टर के पास जाए बिना हम लोग जनरली केमिस्ट के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि पैरासीटामोल दे दो क्योंकि बुखार है। बुखार के लिए हमने कहा पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल आपका एपीआई है। जैसे आपने, जब आपने दवाई को आप देखेंगे, उसके ऊपर एक लेबल बना होता है। लेबल के उसमें लिखा होता है ईच टैबलेट कंटेन्स पैरासीटामोल आईपी 500 mg। जब भी आप किसी टैबलेट का वेट करेंगे तो उस टैबलेट का जो वेट होगा, सपोज कीजिए हमने कहा कि हमें पैरासीटामोल की टैबलेट हमारी 600 मिलीग्राम की है, ठीक, और उसके अंदर पैरासीटामोल है आपका 500 mg। ये बचा हुआ 100 mg क्या है? ये जो 100 mg बचा हुआ है उसे बोलते हैं एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स क्या करते हैं? एक्सिपिएंट्स एपीआई के साथ मिलके एक फॉर्म तैयार करते हैं या एक सब्सटेंस तैयार करते हैं जो कि पेशेंट को आसानी से दिया जा सके। सपोज करो अगर एक छोटा बच्चा है, बच्चे के केस में हम कहें कि उसे बुखार हो रहा है। अब वो टैबलेट तो नहीं ले सकता, अब लेकिन हमें दवाई तो देनी है। बिना दवाई के बुखार भी ठीक नहीं होगा, तो टैबलेट की जगह हम उसके लिए क्या करेंगे? सिरप देंगे। सिरप के अंदर क्या होगा? पैरासीटामोल होगा। अब बच्चा है, बच्चे के लिए क्वांटिटी पैरासीटामोल की कम होगी, जिससे कि जितनी उसकी एज है, जितने उसका बॉडी का वेट है, उसके अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी एपीआई की चाहिए जिससे कि उसकी बीमारी ठीक हो सके। बुजुर्ग पेशेंट्स के बारे में कहते हैं जो कि टैबलेट को नहीं ले सकते, उन सिरप्स की कंडीशन रखते हैं कि हाँ आप लिक्विड डोजेज फॉर्म ले लीजिए, लिक्विड्स ले लीजिए। अगर वो लिक्विड भी नहीं ले पाते तो क्या करते हैं? फिर उनको इंजेक्शंस के थ्रू हम वो मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उनकी बीमारी ठीक हो सके। अब आप यहां पे देखिए डोजेज फॉर्म्स क्या है। डोजेज फॉर्म्स आर द फॉर्म्स इन विच मेडिकल सब्सटेंसेज और ड्रग सब्सटेंसेज आर डिलीवर्ड टू द पेशेंट टू ट्रीट वेरियस एलिमेंट्स। एक्सिपिएंट्स क्या है? एक्सिपिएंट्स इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ड्रग के साथ मिलके अपनी एक फॉर्म तैयार करते हैं जिसमें कि हम पेशेंट को वो फॉर्म दे सके, पेशेंट को दवाई आसानी से दी जा सके। उसके लिए एक्सिपिएंट्स को एपीआई के साथ मिलाया जाता है। एक्सिपिएंट्स की एक और खासियत है कि वो इनर्ट होते हैं, उनका बॉडी के अंदर जाने के बाद कोई इफेक्ट नहीं होता।
क्या किया जाता है, जब एक्सिपिएंट्स मिले एपीआई के साथ, उन्होंने एक फॉर्म तैयार किया। हम फॉर्म की बात करें तो टैबलेट भी हो सकता है, कैप्सूल भी हो सकता है, लिक्विड्स भी हो सकते हैं। जब वो बॉडी के अंदर गए तो उन्होंने एक्टिव इंग्रेडिएंट को अपने आप से सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। एपीआई ने और जो ड्रग है जिसको हम ले रहे हैं बीमारी को ठीक करने के लिए, उसने अपना असर दिखाया और वो बीमारी ठीक हो गई। ड्रग का तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, लेकिन एक्सिपिएंट्स की कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, ना ही उसका कोई थेरेपेटिक इफेक्ट होता है। अब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो ड्रग्स क्या हैं? ड्रग्स जो हैं वो डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और डिजीज की मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ड्रग्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड इन द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज इन ह्यूमंस। ठीक, अब हमें क्यों जरूरत पड़ी डोजेस फॉर्म की? क्या जरूरत है कि हमें डोजेस फॉर्म की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहला, हम एक्यूरेट डोज अगर हम देना चाहते हैं, हमें मालूम है कि सपोज कीजिए हमें एक टेबलेट पेशेंट को 500 mg देनी है, पैरासीटामोल हमें 500 mg पेशेंट को देनी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? सिर्फ एक डोज तैयार करेंगे। और वो जो डोज हम किससे दे सकते हैं? टैबलेट में भी दे सकते हैं। तो एक टैबलेट के अंदर 500 मिलीग्राम की जो डोज है वो पेशेंट को आसानी से दी जा सकती है। तो एक्चुअल जो डोज है, बिल्कुल सही क्वांटिटी में डोज को बनाया जा सकता है, जिससे कि पेशेंट एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डोज एक ही टैबलेट में, एक ही डोज में ले सके। दूसरा, एपीआई के बिटर टेस्ट को कवर करने के लिए, आप सबको मालूम है कोई भी मेडिकेशन होगा, कोई भी ड्रग होगी, वो टेस्ट में ऐसा तो है नहीं कि वो मीठी मिलने वाली है, होगी कैसी? नेचुरल सा पार्ट है, उसका जो टेस्ट होगा वो बिटर होगा। उस बिटर टेस्ट को कवर करने के लिए, उस बिटर टेस्ट को हटाने के लिए हम ड्रग सब्सटेंस में और डोजेस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप बात करें कैप्सूल्स, कोटेड टैबलेट्स, फ्लेवर्ड सिरप्स, अगर आपने इनको फ्लेवर्ड सिरप्स में कर दिया तो भी ड्रग का जो टेस्ट है वो बदल जाएगा। इनसॉल्युबल और अनस्टेबल इन द सिलेक्टेड व्हीकल, सपोज कीजिए कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी ड्रग है, अगर वो प्रॉपर व्हीकल के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पा रही है तो क्या किया जाएगा कि हम उसको ऐसे फिर सिरप में तो नहीं दे सकते। हम क्या करेंगे, जो भी ड्रग पार्टिकल्स हैं जो व्हीकल के अंदर सॉल्युबल नहीं है या स्टेबल नहीं है, तो हम उसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट मिलाएंगे जिससे कि वो ड्रग पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाएंगे व्हीकल के अंदर, और वो फॉर्मुलेशन क्या बनेगी? लिक्विड फॉर्मुलेशन, और उस फॉर्मुलेशन को बोलते हैं हम सस्पेंशन। कंट्रोल रिलीज मेथड्स, कंट्रोल रिलीज क्या है? हम किसी भी ड्रग को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो बॉडी के अंदर जाने के बाद कब अपना असर दिखाना शुरू करे, कितनी देर में शुरू करे और कितने लंबे समय तक वो अपना असर बॉडी के अंदर दिखाए। उस सिचुएशन में हम ड्रग एपीआई के रिलीज को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि उसका असर जो है शरीर के अंदर ज्यादा समय तक रहे। उस केस में हम क्या कहते हैं? सस्टेन्ड इफेक्ट। सस्टेन्ड इफेक्ट लेने के लिए लंबे समय तक ड्रग अपना असर दिखाए, हम उसके रिलीज को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है, अगर हमें मालूम है कि जब हमने मेडिकेशन ली, मेडिकेशन लेने के बाद जब हम ओरल रूट से मुंह के थ्रू उस दवाई को हम इंसर्ट कर रहे हैं, बॉडी के अंदर ले रहे हैं, तब क्या होगा? वो सबसे पहले कहां जाएगी? स्टमक में। आपको सबको मालूम है स्टमक में क्या है? स्टमक में है एसिड। कौन सा एसिड होता है स्टमक में? 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड
या हम एक ऐसे 0.1 नॉर्मल की बात करते हैं, तो वो हम जब लैब में उस कंडीशंस को प्रिपेयर करते हैं जो हमारे स्टमक के अंदर अवेलेबल है, तब हम 0.1 नॉर्मल लेते हैं। अदरवाइज हमारी बॉडी के अंदर और स्टमक के अंदर होता है एसिडिक कंटेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब वो एसिड है ड्रग को तोड़ेगा, ड्रग को मॉडिफाई करेगा, ड्रग की एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा। अब हमें ड्रग का इफेक्ट चाहिए इंटेस्टाइन के अंदर, लेकिन यह मालूम है कि जो एपीआई है वो स्टमक के अंदर 2 घंटे तक स्टे करने वाला है। तो उस एसिड से बचाने के लिए हमें उस टैबलेट के ऊपर या उस ड्रग के ऊपर एक कोटिंग देनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं एंटेरिक कोटिंग। एंटेरिक कोटिंग किससे दी जाती है? एंटेरिक कोटिंग के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसे बोलते हैं कैप। कैप की फुल फॉर्म है सेलुलोज एसीटेट थैलेट। सेलुलोज एसीटेट थैलेट की अगर हम कोटिंग कर देते हैं ड्रग के ऊपर, तो उस ड्रग के ऊपर स्टमक में एसिड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। फिर अगर हमें मालूम है कि हमें स्किन के ऊपर उसका इफेक्ट देखना है, हमें स्किन के ऊपर सपोज कीजिए चोट लग गई, चोट लगने के बाद हमें दवाई अप्लाई करनी है उस चोट पे, तो ऐसा तो है नहीं कि दवाई हम मुंह के साथ खाएंगे और वो उसके ऊपर इफेक्ट दिखाएगी। पेन दिखा सकता है, पेन को आसानी से कम कर सकता है, इन्फ्लेमेशन कम कर सकता है, इचिंग कम कर सकता है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए तो आपको स्किन के ऊपर ही दवाई को लगाना पड़ेगा। तो जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन होगा स्किन के ऊपर उसे बोलेंगे टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो साइट है वो आपकी स्किन, और स्किन के ऊपर क्या क्या लगाया जा सकता है? ऑइंटमेंट्स लगाए जा सकते हैं, क्रीम्स लगाई जा सकती हैं। फिर आता है इम्प्लांट्स के बारे में। इम्प्लांट्स क्या है? जब हम बॉडी टिश्यूज के अंदर पर्टिकुलर ड्रग को इंसर्ट करते हैं उसको बोलते हैं इम्प्लांट्स। अब जैसे हमने कहा कि सपोज कीजिए किसी पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम है, उसे दमे की दिक्कत है, उससे सांस नहीं लिया जाता, कफ का पार्ट ज्यादा आ रहा है, तो उसे मेडिकेशन कैसे देंगे? तब हम क्या करेंगे, जो आपने इनहेलर्स देखे होंगे, इनहेलर्स के थ्रू हम मेडिकेशन को लंग्स के अंदर देंगे जिससे कि उसके ब्रोंक्यूल्स ओपन और वाइडेंड हो। जब ब्रोंक्यूल्स ओपन होंगे, वाइडेंड होंगे, तो उसे सांस लेने में आसानी होगी और जो उसका कंजेशन है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो पाएगा। हम लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा केमिकल सब्सटेंस है, जो हम ड्रग यूज कर रहे हैं, वो कौन से व्हीकल में सॉल्युबलाइज हो रही है। अगर वो सॉल्युबल हो गई तभी तो एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगी, और जब सॉल्यूशन प्रिपेयर होगी तभी हम पेशेंट को आसानी से मेडिकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे जिससे कि उसकी बीमारी का इलाज हो सके। अगर हमें किसी भी ड्रग को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर से बचाना है, अभी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर क्या इफेक्ट करते हैं? जब भी हम किसी भी ड्रग सब्सटेंस को खुले में रखेंगे, ओपन एरिया में रखेंगे, तो एटमॉस्फेयर जो हमारा एनवायरमेंटल कंडीशंस है उसमें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी अवेलेबल है और मॉइस्चर भी अवेलेबल है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा ड्रग सब्सटेंस जो है डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। डिग्रेडेशन ऑफ एपीआई। अगर एपीआई ही डिग्रेड हो गया, एपीआई ही खराब हो गया, तो क्या वो एपीआई उस बीमारी को ठीक कर पाएगा जिसके लिए हम उस एपीआई को ले रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। अब आते हैं डोजेस फॉर्म कितने टाइप्स की होती हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है डोजेस फॉर्म की? डोजेस फॉर्म 4 तरीके से डिवाइड की गई है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे, उसके यूजेस के हिसाब से, साइट ऑफ एप्लीकेशन कि कैसे उसको अप्लाई करना है, कहां कहां उसको अप्लाई करना है, कहां पे हम उस दवाई को दे रहे हैं, डोजेस फॉर्म को दे रहे हैं,
उस बिहाफ पे, और उसके फिजिकल स्टेट क्या है, किस फिजिकल स्टेट में हम मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 4 क्राइटेरिया हैं जिनके बिहाफ पे डोजेस फॉर्म को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा फिजिकल स्टेट, तीसरा साइट ऑफ एप्लीकेशन, चौथा यूजेस। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है हम दवाई को बॉडी के अंदर पेशेंट को कैसे दे रहे हैं, कौन कौन से वेज है, कौन कौन सी रूट्स हैं जिसके द्वारा पेशेंट को दवाई आराम से दी जा सकती है। बॉडी के अंदर ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किस रूट से हो रहा है, उस चीज को देखते हुए हमारे कुछ डोजेस फॉर्म्स को बाइफरकेट किया गया है। जैसे सबसे पहले कहा हमने ओरल रूट। ओरल रूट के अंदर क्या आएगा? पाउडर्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सस्पेंशन, सॉल्यूशंस, इमल्शंस, एलिक्सर्स, सिरप्स, मैग्मास, सैशेज, जेल्स और पिल्स। इन चीजों को हम आसानी से बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं मुंह के द्वारा। ओरल का मतलब मुंह के द्वारा जो भी मेडिकेशन बॉडी के अंदर दी जा रही है उस रूट को बोलते हैं ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट है पेरेंट्रल। पेरेंट्रल का मतलब है सीधा का सीधा ड्रग को और या फिर मेडिसिन को आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाना। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाना। जब आपकी मेडिसिन डायरेक्टली ब्लड के अंदर पहुंचेगी तभी वो जाके अपने टारगेट साइट तक आसानी से पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पूरी फ्लो जो हो रही है, पूरे बॉडी में जो फ्लो चल रहा है वो ब्लड का चल रहा है। अब पेरेंट्रल्स में क्या हो सकता है? आपने देखा होगा इंजेक्शंस जो दिए जाते हैं या ड्रिप्स जो लगाई जाती हैं, वो किन किन चीजों के प्रोविजन में आ सकते हैं? सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और इमल्शंस। अब बात आती है सबलिंगुअल की। सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे, टंग के नीचे जो भी मेडिकेशन दी जा सकती है उसको हम बोलेंगे सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबलिंगुअल से हमें एक बेनिफिट क्या है कि हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है। तो कौन कौन से डोजेस फॉर्म दे जा सकती है? टैबलेट्स और लोजेंजेस। फिर रेस्पिरेटरी में हम क्या कहेंगे? इंट्रा रेस्पिरेटरी में एरोसोल्स या फिर स्प्रेज जिसमें हम बोलेंगे इनहेलर्स। फिर यूरेथ्रल में क्या आएगा? सुपोजिटरीज। यूरेथ्रल में हम जो जो एरियाज अदर देन माउथ हमारी बॉडी कैविटीज अवेलेबल हैं, चाहे वो रेक्टम है या वेजाइना है, वहां पे जो मेडिकेशन दी जा सकती है या इंप्लांट की जा सकती है उन डोजेस फॉर्म को बोलते हैं सुपोजिटरीज। नेक्स्ट ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल में अभी बताया आपको, जो भी स्किन के ऊपर एप्लीकेशन मेडिकेशन का होगा उस मेडिकेशन के रूट को बोलेंगे ट्रांसडर्मल। कौन कौन सी चीजें आती हैं? ऑइंटमेंट, पाउडर्स, क्रीम्स, लोशंस, पेस्ट, प्लास्टर्स। अब वेजाइनल डिलीवरी में क्या क्या आएगा? सुपोजिटरीज, टैबलेट्स, ऑइंटमेंट, क्रीम्स, डाउचेस। रेक्टल में क्या आएगा? जो हम रेक्टम में इंसर्ट कर सकते हैं, सुपोजिटरीज, एनेमास और ऑइंटमेंट्स। ऑक्यूलर, आंख के अंदर देने वाली मेडिकेशन में क्या क्या आ सकता है? सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, ऑइंटमेंट्स। कंजक्टाइवल में क्या है? ऑइंटमेंट्स। नोज के थ्रू क्या दिया जा सकता है? नेजल के थ्रू आपके सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं, स्प्रेज दिए जा सकते हैं और इनहेलेशंस दिए जा सकते हैं। यह तो क्लासिफिकेशन थी आपकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। बेशक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं फिजिकल फॉर्म के थ्रू। फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है डोजेस फॉर्म की? वो 4 तरीके की क्लासिफिकेशन है। सॉलिड्स, सेमी सॉलिड्स, लिक्विड और गैसियस। सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड में भी 2 हैं, यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क डोजेस फॉर्म। यूएसडीएफ यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म और बल्क।
यूनिट का मतलब सिंगल डोज। सपोज कीजिए हमने कहा एक टैबलेट हम दे रहे हैं, तो एक टैबलेट का मतलब है, एक का मतलब सिंगल, एक डोज से पेशेंट को उतना अमाउंट ऑफ एपीआई मिल जाए जिससे कि उसकी ट्रीटमेंट या जिस बीमारी से वो जूझ रहा है उससे उसको रिलैक्सेशन मिल सके। यूनिट डोजेस फॉर्म में क्या क्या आएगा? टैबलेट, कैप्सूल्स और पिल्स। अब बात करते हैं बल्क की। बल्क का मतलब जब क्वांटिटी आपकी ज्यादा हो और एडमिनिस्ट्रेशन जो क्वांटिटी करनी है वो भी एक्स्ट्रा हो, वो सिंगल कैलकुलेशन में नहीं आ सके, तो बल्क में भी दो चीजें आती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूज मतलब बॉडी के अंदर जो यूज करना है, एक्सटर्नल जो बॉडी के बाहर यूज करना है। बॉडी के बाहर जो यूज किया जाएगा वो क्या होगा? स्किन के ऊपर, ट्रांसडर्मल बोल सकते हो या स्किन के ऊपर एप्लीकेशन बोल सकते हो। तो हम एक्सटर्नल यूज में क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं? डस्टिंग पाउडर्स, इनसफलेशंस, डेंटिफ्राइसिस और स्नफ्स। अब ये धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे कि होता क्या क्या है। अभी बस आप इतना ध्यान रखिए कि एक्सटर्नल यूज में हम डस्टिंग पाउडर यूज करते हैं, इनसफलेशंस यूज करते हैं, डेंटिफ्राइसिस और स्नफ्स। इंटरनल यूज में क्या करेंगे? ग्रेन्यूल्स और एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, देन फाइन पाउडर। हम सेमी सॉलिड की बात करते हैं। सेमी सॉलिड में क्या क्या आएगा? सेमी सॉलिड का मतलब है ना तो वो सॉलिड है ना वो लिक्विड है। आप एक चीज ऑब्जर्व करके देखेंगे, ऑइंटमेंट देखा हो या घर में पेस्ट देखा हो या क्रीम देखी हो, उसका जो कंसिस्टेंसी है ना तो वो सॉलिड में आएगी ना ही वो लिक्विड में आएगी। तो क्या क्या चीजें आती हैं? ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, जेल्स एंड पेस्ट। अब आगे चलते हैं लिक्विड के लिए। लिक्विड के लिए भी सिंगल कंडीशन ये है, इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज। इंटरनल यूज में सिरप्स, लिंक्टर्स, ड्रॉप्स और एलिक्सर्स। एक्सटर्नल यूज में लिनिमेंट्स, लोशंस, गार्गल्स, थ्रॉट पेंट्स, माउथ वॉश, स्प्रेज, आई लोशन, आई ड्रॉप्स और नेजल ड्रॉप्स। अब ये आपने देखा होगा, ये लिखा हुआ है MLDF और BLDF। ये क्या है? MLDF का मतलब है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। BLDF का मतलब है बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का क्या मीनिंग है? जिसके अंदर ड्रग पार्टिकल्स जो हैं वो व्हीकल के अंदर प्रॉपरली सॉल्युबलाइज हो जाएं, और वो अलग से नजर नहीं आने चाहिए कि हां ये अलग पार्टिकल है, और जो व्हीकल है जिसके अंदर वो सॉल्युबल किए गए हैं। आप ये सीधा सीधा मांग सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके सॉल्यूशन जो बनाएंगे ना, वो आपका आएगा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म पे। जब हम बात करते हैं बाइफेजिक की, तो बाइफेजिक में दो फेज होंगे, 2 फेजेस होंगे। एक आपका लिक्विड फेज होगा, एक आपका सॉलिड फेज होगा। इस केस में कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं? इमल्शंस और सस्पेंशंस। आगे पढ़ेंगे कि इमल्शंस और सस्पेंशंस होते क्या हैं। अभी चलते हैं गैसियस पे। इन 3 डोजेस फॉर्म के अलावा एक और डोजेस फॉर्म है जो कि आज की डेट पे बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही मेंशन की जाती है हर जगह, इनहेलर्स और एरोसोल्स, जिसको हम बोलेंगे गैसियस डोजेस फॉर्म। अब हम बात करते हैं साइट ऑफ एप्लीकेशन की, कि हमें जो डोजेस फॉर्म है वो कहां पे अप्लाई करनी है। ठीक है, अब कौन कौन से एरियाज हैं हमारी बॉडी के अंदर जहां पे हमें मेडिकेशन को अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला स्किन, आई, टूथ, हैंड, फुट, हेयर, नेजल। अब स्किन के ऊपर क्या क्या यूज कर सकते हैं? ऑइंटमेंट्स, क्रीम, लोशन, लिनिमेंट्स। आईज में क्या क्या किया जा सकता है? सॉल्यूशन किया जा सकता है, ऑइंटमेंट की जा सकती है, क्रीम्स लगाई जा सकती हैं।
अब टूथ के ऊपर टूथ पाउडर भी होगा, टूथपेस्ट भी हो सकता है। हैंड्स के ऊपर क्रीम भी हो सकती है, लोशन भी हो सकता है, हैंड वॉश भी हो सकता है। फुट क्रीम, ऑइंटमेंट, डस्टिंग पाउडर। हेयर्स के ऊपर क्या होगा, हेयर क्रीम यूज की जा सकती है, हेयर लोशन, शैम्पू और हेयर जेल। और नेजल में क्या बोलेंगे, जो नोज के अंदर दिया जा सकता है। सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, स्प्रेज भी हो सकते हैं, इनहेलेशंस भी हो सकते हैं। विक्स के बारे में आपने देखा होगा, विक्स का इनहेलर आता है। ऐसा नहीं है कि वो कहां, वो क्या था, सिंपल नोज के थ्रू, नोस्ट्रिल से वो ब्रोंकियल तक पहुंचता है, वहां जाके अपना असर दिखाता है, डीकंजेशन को प्रोवाइड करता है। स्प्रेज, सॉल्यूशन और इनहेलर, ये आपके नेजल के थ्रू हम बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट था यूजेस के अकॉर्डिंग। अब यूजेस में इंटरनल यूज के लिए कौन से होंगे और एक्सटर्नल यूज के लिए कौन कौन से होंगे। इंटरनल में वो सारी डोजेस फॉर्म आएंगी जो एक्सटर्नल के लिए नहीं है, और एक्सटर्नल में आएंगी जो स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती हैं। ऑइंटमेंट, लोशन, क्रीम्स, पाउडर, सॉल्यूशन, लिनिमेंट्स, पेस्ट, हेयर डाइज एंड हेयर कलर्स। ठीक है, ये 4 तरीके के क्लासिफिकेशन थे डोजेस फॉर्म के। और अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि एक एक करके कि कौन सा डोजेस फॉर्म क्या क्या रिस्पॉन्स देता है और क्या क्या उनको कंसिडरेशन में किया जाता है। अब सॉलिड डोजेस फॉर्म में मैंने आपको बताया था यूनिट डोजेस फॉर्म क्या है, टैबलेट्स। अब टैबलेट्स क्या हैं और टैबलेट क्यों बनाई जाती हैं, टैबलेट की जरूरत क्या, और टैबलेट फार्मेसी में क्या रोल प्ले करती हैं। टैबलेट इज ए कंप्रेस्ड सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट्स और विदाउट मेडिकामेंट्स ओनली विद द एक्सिपिएंट्स। अब टैबलेट है, अगर हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं पंचेस और डाइज के बीच में, तभी वो टैबलेट की फॉर्म ले रही है। टैबलेट का शेप क्या है, राउंड भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, बाइकन्वेक्स भी हो सकती है, इलोंगेटेड भी हो सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया, टैबलेट्स आर सॉलिड, flat, biconvex, spherical unit dosage form prepared by compressing drugs or mixture of drugs with excipients। और excipients में कौन कौन से यूज होंगे, सॉलिड डोजेस फॉर्म के केस में जनरली कौन कौन से एक्सिपिएंट्स को हम यूज करते हैं, मैं यहां पे नाम लिखने जा रहा हूं। सबसे पहला आता है डाइल्यूएंट, दूसरा आता है बाइंडर, तीसरा आता है डिसइंटीग्रेंट्स, चौथा आता है लुब्रिकेंट्स, देन ग्लाइडेंट्स। और अगर हमें टैबलेट की कोटिंग करनी है तो आएगा कोटिंग मटेरियल। डाइल्यूएंट क्या है, लुब्रिकेंट्स क्या है, ग्लाइडेंट्स क्या है, बाइंडर्स क्या है, डिसइंटीग्रेंट्स क्या है, कोटिंग मटेरियल क्या है, ये सारे एक्सिपिएंट्स हैं जो कि एपीआई के साथ मिलके कंप्रेस किए जाते हैं और टैबलेट में उनको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, सपोज कीजिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट है डाइल्यूएंट, दूसरा इंग्रेडिएंट है बाइंडर। अगर हम बाइंडर नहीं ऐड करेंगे टैबलेट की प्रिपरेशन के टाइम पे, तो जितने भी एपीआई और एक्सिपिएंट्स उसके अंदर डाले गए हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं हो पाएंगे। जब तक वो बाइंड नहीं होंगे तब तक वो ग्रेन्यूल्स नहीं बना पाएंगे, और ग्रेन्यूल्स नहीं बनेगा तो क्या होगा, एपीआई जो है एक पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म में, यूनिट डोजेस फॉर्म में प्रॉपरली डिस्पर्स नहीं हो पाएगा। जब तक वो डिस्पर्स नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते। सपोज कीजिए जब टैबलेट बन रही है तो एक टाइम पे
50-50 जितने स्टेशंस की मशीन्स यूज की जा रही हैं उतनी टैबलेट 1 राउंड में निकल रही है। अगर हमारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा एपीआई का एक्सिपिएंट्स के साथ, तो कोई टैबलेट ऐसी होगी जिसके अंदर एपीआई 500 की जगह 550 mg होगा, और कोई ऐसी होगी जिसके अंदर 500 की जगह 450 mg एपीआई होगा। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो एपीआई का एक्सिपिएंट्स के साथ मिलके, तो उसको प्रॉपर पाउडर को ग्रेन्युलेशन प्रोसेस से ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। जब पाउडर से ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं तब ये सारे एक्सिपिएंट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, डिसइंटीग्रेंट इससे डाला जाता है जिससे बॉडी के अंदर जाके टैबलेट जो है इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाए, टूट जाए। अगर टैबलेट नहीं टूटेगी, डिसॉल्व नहीं होगी, तब तक वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स को पार करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में मूव नहीं करेगी। जितनी भी टैबलेट्स हैं शेप में वेरी कर सकती हैं, साइज में वेरी कर सकती हैं, वेट में वेरी कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं? कि कितना अमाउंट हमें एक्सिपिएंट एपीआई का लेना है। सपोज कीजिए आपको मालूम होगा पैरासीटामोल 500 mg में भी आती है, पैरासीटामोल 650 mg में भी आती है, वही पैरासीटामोल 350 mg में भी आती है। अगर क्वांटिटी एपीआई की कम है, क्वांटिटी एपीआई की ज्यादा है, तो साइज भी वेरिएट करेगा और शेप भी वेरिएट करेगी और वेट भी वेरिएट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे पहले लेकिन एक और चीज कहना चाहूंगा, जब भी हम बात कर रहे हैं टैबलेट की, तो खाली टैबलेट भी बहुत टाइप्स की होती है, जरूरी नहीं है टैबलेट एक ही टाइप की होगी। अब टाइप्स में कौन कौन से कंसीडरेशन में हम कह सकते हैं? सबसे पहला कन्वेंशनल टैबलेट्स। कन्वेंशनल टैबलेट्स को ओडीटीज भी बोल सकते हैं। ओडीटी का मतलब ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स। कन्वेंशनल टैबलेट्स क्या करती हैं? जब हमने इसको ओरली मुंह से लिया, मुंह से लेने के बाद जैसे ही ये स्टमक के अंदर जाएंगी, तो जो एसिड स्टमक के अंदर प्रेजेंट है वो एसिड उन टैबलेट्स को ब्रेक डाउन करेगा, वो वहीं पे जाके टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। जैसे ही वो डिसइंटीग्रेट होंगी वो सॉल्यूशंस में कन्वर्ट होंगी, और सॉल्यूशन में कन्वर्ट होने के बाद वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएंगी। नेक्स्ट पे आते हैं। मॉडिफाइड रिलीज। हम मॉडिफाइड रिलीज वो टैबलेट्स होती हैं जिनको हम उनका एपीआई का जो रिलीज है बॉडी के अंदर वो कंट्रोल कर सके, जैसे इमीडिएट रिलीज। अब इमीडिएट रिलीज में क्या होगा? आपने टैबलेट रखी टंग के ऊपर, जो टंग के ऊपर स्लाइवा प्रेजेंट है वो स्लाइवा के साथ मिलकर टंग के ऊपर ही डिस्पर्स हो जाएंगी। आपका इफेक्ट वो मुंह से ही दिखाना शुरू कर देंगी। जरूरी नहीं है कि वो स्टमक में जाए, वहां जाके डिसइंटीग्रेट हो, फिर वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करे। फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स। फास्ट डिसॉल्विंग का मतलब है जैसे ही वो बॉडी के अंदर इंकॉर्पोरेट होंगी इमीडिएटली वो डिसॉल्व हो जाएंगी। फिर आता है माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स। माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स क्या करती हैं? जैसे ही आपने मुंह में लिया वो इमीडिएटली मुंह में घुल जाएंगी। थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ पानी आपके गया, स्लाइवा ऑलरेडी प्रेजेंट है, जहां थोड़ा सा उसको वाटर मिला मुंह में इमीडिएटली डिसॉल्व, वहीं से उसने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू किया। नेक्स्ट आती हैं एफरवेसेंट टैबलेट्स। आपने देखा होगा कि जब भी कभी एसिडिटी होती है तो कहते हैं ना कि
इनो ले लो या कोई भी एसिलॉक ले लो, या जो टैबलेट्स पानी के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करें, जो बबल्स बनते हैं उनको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। द मेन इंग्रेडिएंट क्या है? एफर्वेसेंट के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट आता है सोडा, मतलब बेसिक कंपोनेंट प्लस एसिडिक कंपोनेंट। जब बेसिक कंपोनेंट और एसिडिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिलेंगे और जब वाटर उनके टच में आएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेंगे, जिसके कारण वो बॉडी के अंदर जाने के बाद बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोवाइड करता है और एसिडिटी में रिलैक्सेशन देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबलिंगुअल एंड बक्कल टैबलेट्स। सबलिंगुअल एंड बक्कल टैबलेट्स। सबलिंगुअल का मतलब जीभ के टंग के नीचे रखना। बक्कल का मतलब माउथ कैविटी के अंदर रखना। माउथ कैविटी आपके जो जबड़ा है या आपके गम्स हैं, इनके बीच में टैबलेट को प्लेस करना। नेक्स्ट आता है आपका कैप्सूल्स। कैप्सूल क्या है? कैप्सूल भी एक डोजेस फॉर्म है जिसके थ्रू हम मेडिकामेंट को बॉडी के अंदर ओरली दे सकते हैं। अब कैप्सूल किससे, कैप्सूल में क्या है? जो मेडिकामेंट है, जो ग्रेन्यूल्स हैं, उसको हम जिलेटिन शेल के अंदर फिल करते हैं, उसको फिक्स करते हैं और उसको यूनिट डोज, सिंगल डोज में हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर क्या क्या होगा? ड्राई पाउडर्स दिए जा सकते हैं, सेमी सॉलिड दी जा सकती हैं, लिक्विड्स दिए जा सकते हैं, जो कि जिलेटिन उसको डिसॉल्व नहीं करेगा। जिलेटिन में भी आपने देखा होगा कि जिलेटिन भी दो तरीके का आता है। जिलेटिन जो है वो दो तरीके का है, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन। आपने हार्ड जिलेटिन का एग्जांपल के बारे में बीकासोल, बीकासोल के अंदर क्या है? बी कॉम्प्लेक्स। सॉफ्ट जिलेटिन के एग्जांपल में क्या आएगा? पोदीन हरा टैबलेट्स, या कोड लिवर ऑयल। अब एक क्वेश्चन आता है, जिलेटिन क्या है और जिलेटिन बनता किससे है? जिलेटिन बनता है एनिमल कोलेजन से। एनिमल कोलेजन मतलब पोर्क स्किन ऑफ एनिमल्स। पोर्क्स, कौन कौन से एनिमल्स की पोर्क स्किन से हमें जिलेटिन प्रोसेस होता है? काउ, फिश, पिग्स। टोटल ओवरऑल फार्मास्यूटिकल्स का 20% जो श्रेय जाता है, वो जो डोजेस फॉर्म पेशेंट को दिया जाता है, वो है कैप्सूल्स। ठीक है, अब कैप्सूल के लिए कौन कौन से एक्सिपिएंट चाहिए? फिलर्स, डाइल्यूएंट्स, क्योंकि ये दोनों चीजें चाहिए ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पिल्स। फार्मेसी के अंदर एक और कंपोनेंट है पिल्स का। पिल्स क्या है? ये एक मेडिसिनल सब्सटेंस है जो कि राउंड शेप की होती है और ओवल शेप की होती है, जो कि ओरली देने के लिए बनाई जाती है।
ठीक है, पिल्स के अंदर फिलर्स भी होते हैं, पिल्स के अंदर फिलर्स भी हैं और प्लास्टिक सब्सटेंस भी हैं, जैसे लैक्टोज, जो कि पिल को इजीली मशीन से रोल करने के काम आता है, जिससे कि जब आप मशीन के अंदर पिल्स को बना रहे हैं तो वो इजीली पिल्स आराम से मशीन से रोटेट होके निकल के बाहर एक कंटेनर में आके कलेक्ट हो पाए। पिल्स को कोट किया जाता है वर्निश लाइक सब्सटेंस से। अब यहां वर्निश लाइक सब्सटेंस में क्या क्या आएगा? वर्निश लाइक सब्सटेंस में आएगा आपका रेजिन्स, शेलेक। यह वर्निश लाइक सब्सटेंस क्या है? यह वर्निश लाइक सब्सटेंस का मीनिंग है कि जो पिल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एलिगेंस प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, ड्राइंग के काम में आते हैं, उनकी स्टेबिलिटी बेटर रहती है, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं वर्निश लाइक सब्सटेंस। उसमें रेजिन्स भी आते हैं और शेलेक भी आते हैं। ठीक है, फ्रेंच पिलोले का शॉर्ट फॉर्म है पिल, और लैटिन में इसको बोला करते थे पिला, ए बॉल। लोजेंजेस, लोजेंजेस क्या है? लोजेंजेस एक सॉलिड प्रिपरेशन है। सॉलिड मतलब अल्टीमेटली हम जो डिस्कस करने लग रहे हैं वो है अभी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। लोजेंजेस वो सॉलिड प्रिपरेशंस हैं जो कि माउथ के अंदर डिसॉल्व होंगी धीरे धीरे। ठीक है, जो अपना असर मुंह के अंदर ही दिखाना शुरू करेंगी। उसके अंदर मेडिकामेंट्स भी होंगे, और मेडिकामेंट्स किसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड होंगे? फ्लेवर्ड बेस के अंदर। फ्लेवर्ड क्यों? जो चीज आपके मुंह में अगर फ्लेवर ही ढंग का नहीं दे रही है, या उसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या उसका ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप ज्यादा देर तक उसको अपने मुंह में नहीं रख पाएंगे। एक एग्जांपल आप लोजेंसेस में कंसीडर कर सकते हैं विक्स। विक्स के साथ और कौन सी गोलियां जो हम यूज कर सकते हैं? विक्स हो गई, आपके कफ ड्रॉप्स हो गई, जो कि आपके मुंह के अंदर सूदिंग इफेक्ट दिखाएंगी। हॉल्स है, मीठी हैं, मीठी होने के साथ साथ उनका सूदिंग इफेक्ट आपके गले को, आपके मुंह को बहुत प्लीजेंट मोड रखता है, क्योंकि अगर आपके मुंह में इरिटेशन है, आपके गले में इरिटेशन है, तो आपका कफ कम आएगा, कफ के कारण आपका कंजेशन ज्यादा होगा, तो आप कंफर्टेबल जोन में नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है लोजेंसेस क्या है? वो लोकलाइज इफेक्ट देते हैं माउथ के अंदर। लोकलाइज मतलब मुंह के म्यूकस मेम्ब्रेन्स में वो अपना असर दिखाते हैं। ठीक है, ये सिस्टमेटिकली भी अब्जॉर्ब होते हैं। सिस्टमिक अब्जॉर्ब कैसे होंगे? जब ये बक्कल लाइनिंग के पास जाएंगे। बक्कल मतलब जाड़ और जबड़े के बीच में जब मेडिकेशन को रखा जाएगा, ये वहां से वो अपना इफेक्ट, सिस्टमिक इफेक्ट भी शो करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं पाउडर्स। पाउडर्स क्या है? पाउडर्स इज ए फाइन लाइट फाइन पाउडर्स होते हैं, लाइट वेट होते हैं, जिससे कि स्किन के ऊपर उनको लगाया जा सकता है। क्यों ये स्किन के ऊपर लगाते हैं? जिससे कि इरिटेशन ना हो, इचिंग ना हो, इन्फेक्शन को रिलीव कर सके, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके। या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का मतलब है वहां अगर आपकी बॉडी के ऊपर पसीना आ रहा है तो उस पसीने से भी आपको आपके इन्फेक्शन को रिलैक्सेशन दे सके। ये इंसेक्टिसाइड की तरह भी यूज होते हैं और ये मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज किए जाते हैं। और जो बेस है डस्टिंग पाउडर बनाने का वो है क्ले, काउलिन, मैग्नीशियम कार्बोनेट, टाल्क एंड स्टार्च। नेक्स्ट इंसफलेशंस। अब इंसफलेशंस क्या है? इंसफलेशंस मेडिकल डस्टिंग पाउडर को बॉडी के अंदर, बॉडी के कैविटीज के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट और जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसको बोलते हैं इंसफलेशन। इंसफलेशन के लिए जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं इंसफलेटर।
ये है आपका इंसफ्लेटर। इसके पास चेक वॉल लगी हुई है। इस चेक वॉल के थ्रू या पाउडर के ऊपर रखा हुआ है। जब इस चेक वॉल को ओपन करेंगे, ये बल्ब प्रेस होगा। जैसे ये बल्ब प्रेस होगा, ये पाउडर ऊपर की तरफ सक होगा और बॉडी के पर्टिकुलर कैविटी के अंदर जहां पे हमें उसको रिलीज करना है, वहां पे हम आसानी से उसको रिलीज कर पाएंगे। इंसफ्लेटर के लिए एक कॉमन रूट है मेडिकेशन को देने का कि पर्टिकुलर नोज, ईयर्स, थ्रोट, नोज, ईयर्स, थ्रोट के अंदर हम पर्टिकुलर मेडिकेशन को दे पाए। ये किस किस के लिए यूज किया जाता है? जनरली ये रेस्पिरेटरी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। रेस्पिरेटरी कंडीशंस किसके कारण होती हैं? लंग्स में। डेंटिफ्राइसिस, डेंटिफ्राइसिस के बारे में एक कंपोनेंट है। डेंट्री का मतलब जो आपके टूथ के ऊपर इस्तेमाल किया जा सके। अब आप माउथ क्लीन करने के लिए टूथपेस्ट भी यूज करते हैं और टूथ पाउडर भी यूज करते हैं। टूथपेस्ट और टूथ पाउडर कहां पे अप्लाई किया जाता है? आउटर एरिया ऑफ द माउथ, जिससे कि आपके पर्टिकुलर टीथ का जो पार्ट है वहां पे, जिससे आपके टीथ क्लीन हो, आपके माउथ क्लीन हो, आपकी जो फॉल स्मेल है मुंह से वो ना आए, प्रॉपरली कोई इंफेक्शन आपके माउथ में परस्यू ना करे। उन चीजों को ट्रीट करने के लिए जो पेस्ट और पाउडर यूज किए जाते हैं वो दांतों के ऊपर यूज किए जाते हैं और उनको बोलते हैं डेंटिफ्राइसिस। ठीक है, इसके अंदर जो बेसिकली कॉमनली यूज होता है वो टूथपेस्ट है, टूथ पाउडर है और जेल्स है। स्नफ, स्नफ क्या है? स्नफ एक फाइनली डिवाइडेड डोजेस फॉर्म है मेडिकामेंट का, जो कि सीधा नोस्ट्रिल के थ्रू इनहेल किया जाता है। किसके थ्रू इनहेल किया जाता है? नोस्ट्रिल्स के थ्रू। सीधा वो पाउडर्ड फॉर्म जो है आपके नोज के साथ बॉडी के अंदर इन जाएगी और वो सीधा लंग्स के ऊपर जाके अपना इफेक्ट दिखाएगी। इसमें कौन कौन से प्रोविजंस यूज किए जा सकते हैं? एंटीसेप्टिक्स हो सकता है, ब्रोंकोडायलेटर्स हो सकते हैं। अब ब्रोंकोडायलेटर्स क्या है? जो कि आपके लंग्स को जाके, ब्रोंक्यूल्स को जाके रिलैक्स करे, जिससे आपका जो कंजेशन है, जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, वो आप इजीली ले पाए। आपकी बॉडी के अंदर, आपके लंग्स में, आपके ब्रोंकियल्स वाइडेंड होने के कारण, डीकंजेशन होने के, आपका जो कंजेशन है वो कम होने के कारण आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन का माहौल मिलेगा। जैसा कि आपको बताया था ग्रेन्यूल्स और एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स को हिंदी में बोलते हैं दाना। क्या बोलते हैं? दाना। हम ग्रेन्यूल्स क्यों बनाते हैं? ग्रेन्यूल्स बनाने का एक ही रीजन है, एपीआई या पाउडर्ड जो ड्रग है वो प्रॉपरली आपके डोजेस फॉर्म में डिस्पर्स हो सके। ऐसा ना हो डोजेस फॉर्म का एक क्वांटिटी आपकी कम एपीआई में हो, एक क्वांटिटी आपकी ज्यादा एपीआई के साथ हो। अगर आपका जो एपीआई है, जो ड्रग है, अगर वो क्वांटिटी कम होती है तो अपना असर नहीं दिखाएगी। अगर क्वांटिटी एपीआई की ज्यादा होती है तो आपका जो असर है वो एडवर्स इफेक्ट में आएगा। एडवर्स इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट होगा, एलर्जीज भी हो सकती हैं। बॉडी के अंदर ड्रग क्या क्या रिएक्शन आपके साथ कॉज कर सकती है, ये अभी आप नहीं जानते। इसीलिए कहते हैं कि दवाई के साथ कभी भी कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर क्वांटिटी कम हुई ना तो अपना असर दिखाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? वह अपने साइड इफेक्ट दिखाने शुरू करेगी। साइड इफेक्ट आएंगे, साइड इफेक्ट के बाद एडवर्स इफेक्ट आएंगे, और जब एडवर्स इफेक्ट आएंगे तो बॉडी उसको रिएक्ट करेगी ही करेगी। हमने जिस पर्पस के लिए दवाई ली वो तो ठीक हुआ नहीं, उसके अलावा और बीमारी लेके बैठ गए। तो पाउडर को ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन भी दो तरीके का होता है, वेट ग्रेनुलेशन
और ड्राई ग्रेनुलेशन। ग्रेन्यूल्स में, पाउडर को ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करने के ये दो ही मेथड्स हैं जिसके थ्रू ग्रेन्यूल्स प्रिपेयर होते हैं। ग्रेन्यूल्स को बोल सकते हो कि जो पाउडर है उस पाउडर के पार्टिकल्स का एग्लोमरेट्स, जिससे कि उसका प्रॉपर डिस्पर्शन हो सके, प्रॉपरली वो हर जगह इक्वल क्वांटिटी में अवेलेबल हो। ग्रेन्यूल्स कैन बी स्वेलोड डायरेक्टली और डिस्पर्स इन वाटर। ग्रेन्यूल्स को आप डायरेक्टली भी पाउडर फॉर्म में ले सकते हो और पानी में भी डिसॉल्व करके ले सकते हो, जैसे सॉल्यूशन बनता है, सस्पेंशन बनता है। अब आते हैं एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स के बारे में मैंने बताया था, ये एक स्पेशल टाइप के ग्रेन्यूल्स हैं जिसके अंदर एसिडिक और एल्कलाइन सब्सटेंसेस दोनों अवेलेबल होते हैं। एसिडिक और एल्कलाइन, एल्कलाइन को हम बेसिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। जब ये ग्रेन्यूल्स वाटर के साथ मिक्स होंगी, ठीक, तो वाटर के साथ ये रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेंगे, जिसके कारण एफरवेसेंस कॉज होगा, ठीक। जनरली ये किस किस के लिए यूज किए जाते हैं, बेसिक चॉइस क्या है, एंटासिड्स, विटामिन सप्लीमेंट्स, कोल्ड एंड फ्लू रेमेडीज, जिनके लिए एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। फाइन पाउडर। अब ए फाइन पाउडर इन फार्मेसी इज ए सॉलिड प्रिपरेशन कंपोज्ड ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स दैट पास थ्रू ए sieve with a specific mesh size. sieve, ये sieve क्या है, mesh size क्या है। आपने घर में देखा होगा छलनी कुछ इस तरीके से होती है, इसके बीच में होल्स होते हैं, और अगर हमें किसी भी चीज को, किसी भी पाउडर को छानना है तो इसके अंदर हम डालते हैं, इसको शेक करते हैं, जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं उस सीव में से पास होके नीचे आ जाए। हम इससे क्यों करते हैं, जिससे कि जो पार्टिकल उसमें से क्रॉस हो रहा है वो एक ही साइज का हो। ऐसा ना हो एक पार्टिकल मोटा होगा, एक पार्टिकल पतला होगा, एक पार्टिकल का साइज ज्यादा होगा, एक पार्टिकल का साइज कम होगा, इसीलिए उसको सीव से पास किया जाता है। अब मैश साइज क्या है, जो ये सीव के अंदर ये पोर्स हैं, ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं, इनका क्या साइज है, इस साइज को बोलते हैं मैश साइज। जो कि फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स, मतलब जितना बारीक से बारीक पार्टिकल होगा वो ही पाउडर हमारा सबसे अच्छी कंसिडरेशन में आएगा। अगर वो 180 और 125 सीव से पास कर रहा है तो आप मान के चलना वो आपका फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल कंसीडर होगा या फाइन पाउडर कंसीडर होगा, जिससे आप ये बोल सकते हो कि सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही मैश साइज से पास होके निकल रहे हैं। उसमें पार्टिकल साइज क्या है, एक ही मैश साइज का, अगर वो 125 सीव से हो या 180 सीव से हो। अब आते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के ऊपर, ठीक है। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमारे पहला ही वो ऑप्शन आ रहा है ऑइंटमेंट का। ये ऑइंटमेंट क्या है और क्यों जरूरत है और क्या रीजन है कि ऑइंटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी हमें। अगर आपके हाथ पे, पैर पे, स्किन के ऊपर कहीं भी कोई चोट लगती है, कहीं भी कोई इन्फेक्शन होता है, कहीं भी दिक्कत होती है, तो सबसे पहला ऑप्शन उसको ट्रीट करने के लिए क्रीम्स, ऑइंटमेंट, लोशन, लिनीमेंट, यही चीजें अप्लाई की जाती हैं। तो ऑइंटमेंट क्या है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बनाई गई है। अब एक्सटर्नल एरिया कौन सा होगा हमारा, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या मीनिंग है, म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब है इनर लाइनिंग, किसकी, मॉइस्ट एरिया की। माउथ,
नोज, स्टमक। म्यूकस मेम्ब्रेन्स कहां कहां अवेलेबल है? माउथ में है, नोज में है और स्टमक में अवेलेबल है। ऑइंटमेंट की एक खासियत होती है, ये ऑयली और ग्रीसी कंसिस्टेंसी इनकी नहीं, कम होती है। क्योंकि अगर ये ग्रीस ऑयली कंसिस्टेंसी इनकी ना हो तो ये स्किन के ऊपर नहीं चिपकेंगे। और इसके लिए कौन कौन सा ऑइंटमेंट में जो बेस यूज किया जाता है वो जनरली किसका होगा? मिक्सचर ऑफ ऑयल्स का होगा, वैक्स का होगा या हाइड्रोकार्बन्स का होगा। जनरली हाइड्रोकार्बन बेसिस यूज किए जाते हैं ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। क्रीम्स, same creams are the semi-solid dosage form containing 20% water or volatile components and less than 50% of the hydrocarbons, waxes or polyols as vehicles. क्रीम्स क्या है? क्रीम्स के सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है जिसके अंदर 20% तो वाटर है और वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल मतलब जो एटमॉस्फेरिक एयर में आके, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कंडीशंस में आके वोलेटाइल हो जाएं, भाप बन के निकल जाएं। और 50% से कम इसके अंदर क्या होगा? हाइड्रोकार्बन्स होंगे, वैक्सीज होंगे या कोई भी व्हीकल। 50 बाकी की रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपका ड्रग कंपोनेंट होगा। ठीक है। इसके अंदर एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस भी आप डिसॉल्व कर सकते हो और डिस्पर्स कर सकते हो प्रॉपर एक सुटेबल क्रीम का बेस बना के, जिसको हम क्रीम बेस भी बोलते हैं। क्रीम्स क्या है? इजीली स्प्रेड हो जाती हैं, स्किन के ऊपर रब हो जाती हैं। इसका ग्रीसी रेजिड्यू नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एक बार लगाने के बाद जब इसे उतार रहे हैं तो उसको ऐसा लगे कि ग्रीस से हाथ पे लगी हुई है। आपने देखा होगा जब ग्रीस हाथ पे लगे तो वो कलर ब्लैक कलर ऑप्शन चेंज करती है, लेकिन क्रीम्स के साथ ऐसा नहीं है। जैसे वो क्रीम हटेंगी हाथ से तो उसके ऊपर पीछे से कहीं भी कोई रेजिड्यू या कहीं भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और ये आसानी से वाटर से वॉश की जा सकती हैं। जेल्स, जेल्स भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं जिनकी कंसिस्टेंसी जो ड्रग पार्टिकल्स हैं या ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड कैरियर के साथ, लिक्विड कैरियर में डिस्पर्स्ड हैं। आपने जेल की फॉर्म देखी होगी। जनरली जो हेयर्स में यूज किया जाता है, हेयर्स को सेट करने के लिए, वो क्या होता है? वो भी हेयर जेल होता है। जेल बना किससे? जो ड्रग पार्टिकल्स है डिस्पर्स किसके अंदर होंगे? लिक्विड कैरियर के अंदर। लिक्विड कैरियर क्या करेगा? उन ड्रग पार्टिकल्स को ना तो सॉल्युबलाइज करेगा ना ही उनको प्रेसिपिटेट बनाएगा, उसके अंदर बस ड्रग पार्टिकल्स स्टे करेंगे। और वो भी एक्सटर्नल ऑप्शन पे, स्किन पे यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं उसको इंटरनली यूज कर सके। इसके अंदर कौन कौन से मेन इंग्रेडिएंट क्या है जो उसको बनाने में हेल्पफुल है? वो है आपका जेलिंग एजेंट, जो भी प्रिपरेशन को जेली लाइक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। ठीक। पेस्ट, पेस्ट refers to as a semi-solid dosage form that contains a high proportion of solid components typically used for topical application. पेस्ट के अंदर जो हायर कंसिस्टेंसी है पेस्ट की वो है सॉलिड कंपोनेंट्स की। ठीक है। किसके लिए यूज होगा? एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज होगा। टॉपिकली, टॉपिकल यूज के ऑप्शन पे आएगा, स्किन के ऊपर ही यूज किया जा सकता है। पेस्ट आर थिकर एंड स्टिफर देन ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट से ज्यादा थिक होते हैं, ज्यादा स्टिफ होते हैं। उनकी तरह लिक्विड फॉर्म में कम आते हैं कि उनकी कंसिस्टेंसी लिक्विड की तरफ ज्यादा होती है। पेस्ट की कंसिस्टेंसी सॉलिड की तरफ ज्यादा होती है। ठीक है। इसके अंदर मैक्सिमम आप 20 to 50% की रेंज में आप ड्रग सब्सटेंस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। लिक्विड डोजेज फॉर्म, मैंने आपको शुरू में ही बताया था लिक्विड डोजेज फॉर्म में दो चीजें बेसिक आएंगी। कौन कौन सी? मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म
मोनोफेजिक और बाइफेजिक। बाइफेजिक में भी दो आएंगे, सस्पेंशन और इमल्शन। अब मोनोफेजिक में क्या है? मोनोफेजिक में सबसे पहला ये सिरप्स। सिरप क्या है? ये एक्वस कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है शुगर का। ठीक है, शुगर में कौन सा? सुक्रोज का। अब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि मेडिसिनल कोई ना कोई कंपोनेंट इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। कुछ जगह कर सकते हैं और कुछ जगह नहीं कर सकते हैं। अगर इसके अंदर ड्रग नहीं होगी तो क्या होगा? ये सिंपल सिरप काउंट होगा। अगर इसके अंदर एपीआई होगा और ड्रग होगी तो क्या होगा? वो मेडिकेटेड सिरप काउंट होगा। सिंपल सिरप और मेडिकेटेड सिरप। ये कॉमन डोजेस फॉर्म है जो पर्टिकुलरली बच्चों को और बुजुर्गों को दी जाती है, जिसकी जो लोग मेडिकेशन को मतलब दवाइयों को ओरल रूट से नहीं निगल सकते या टैबलेट नहीं खा सकते, तो उनके लिए क्या किया जाता है? जनरली बुजुर्गों के लिए होता है और बच्चों के लिए होता है। जिनको दवाइयां खाने में दिक्कत है उन केस में हम सिरप्स को यूज करने का ऑप्शन रखते हैं। लिंकटस। लिंकटस लिक्विड प्रिपरेशन है जो कि कफ को और सॉर थ्रोट, कफ का मतलब कंजेशन, कफ मींस बलगम, जो आपकी चेस्ट में, जो आपके ब्रोंक्यूल्स में जमा होता रहता है, जिसके कारण आपको खांसी की कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ती है। तो उस खांसी को रिलीव करने के लिए जो मेडिकेशन लिक्विड डोजेस फॉर्म में आती है वो है लिंकटस। और इसको इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपके गले के इनर लाइनिंग को ये कवर कर सके, जिससे कि जो खिचखिच हो रही है या गले में इचिंग हो रही है जिसकी वजह से बार बार खांसी आ रही है, उस पर्टिकुलर एरिया को एक सूदिंग इफेक्ट दे पाए, वहां पे प्रॉपरली अपना एक वे दे जिससे कि आपकी खांसी कम हो, आपकी इरिटेशन कम हो। जब इरिटेशन कम होगी तो अपने आप आपका कफ और कंजेशन का पार्ट थोड़ा सा कम होगा। लिंकटस का क्या है? इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं और जो ड्रग्स इसमें जनरली यूज की जाती हैं वो की जाती है एक्सपेक्टोरेंट्स। जनरली एक्सपेक्टोरेंट्स को लिंकटस के फॉर्म में ही दिया जाता है। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या है? जैसे ही आपने एक्सपेक्टोरेंट को अपने बॉडी के अंदर इंटेक किया, आपने मेडिकेशन के रूप में एक्सपेक्टोरेंट को अपने बॉडी में लिया, ये आपके म्यूकस, आपके चेस्ट में जो कंजेशन, जो कफ जमा हुआ है उसको ये रिलैक्स करेंगे और रिलैक्स करने के बाद ये बॉडी से एक्सपेल आउट करवाएंगे, चाहे वो वॉमिटिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो कफ को बॉडी से बाहर एक्सपेल्शन का पार्ट रखे। ड्रॉप्स। फार्मास्यूटिक्स के अंदर ड्रॉप्स लिक्विड फॉर्मुलेशंस और लिक्विड प्रिपरेशंस को कंसीडर किया जाता है जिसके अंदर हमें स्मॉल डोजेज देनी है, या हम वो डोजेज ड्रॉपर के थ्रू दे सकते हैं। आपने देखा होगा आई के अंदर जो ड्रॉप्स डाली जाती हैं वो भी ड्रॉपर के थ्रू डाली जाती है। बच्चों को जो मेडिकेशन दिया जाता है, बच्चों को जो मेडिसिन दी जाती हैं वो भी थ्रू ड्रॉपर के थ्रू ही दी जाती हैं। ये जनरली सॉल्यूशंस होते हैं और सस्पेंशंस भी कंसीडर किए जाते हैं, जिसके कारण हम इसमें पेशेंट को दवाई ड्रॉप्स की फॉर्म में दे सके। ये पर्टिकुलर बॉडी एरियाज के लिए ही डिस्पेंस किए गए हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही इनको इनकॉर्पोरेट किया जा सके, जैसे आईज, नोज और ईयर्स। एलिक्सर्स क्या है? एक लिक्विड प्रिपरेशन है जिसके अंदर मेडिसिनल ड्रग भी अवेलेबल है, ग्लिसरीन भी है और उस साथ में अल्कोहल भी है। क्यों अवेलेबल है? जिससे कि उसका अनप्लीजेंट टेस्ट जो है वो मास्क किया जा सके। एलिक्सर्स जो हैं जो फ्लेवर्ड होते हैं, स्वीटेंड होते हैं, और इनका मेन एम सिर्फ एक ही चीज का है कि दवाई को बिना चेंज किए एक प्लीजेंट टेस्ट देके बॉडी के अंदर दे सके। लिनिमेंट्स क्या है? ये एक लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं
जो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज की गई हैं, स्किन के ऊपर ही इनको यूज किया जाएगा। ये जनरली पेन को रिलीव करने के लिए यूज होती हैं। इन्फ्लेमेशन, कहीं इचिंग हो रही हो, इन्फ्लेमेशन हो, जलन हो रही हो, किसी मसल में कोई क्रैम्प आया या ज्वाइंट्स में कहीं पेन हो, तो वहां पे लिनीमेंट्स को यूज करने का प्रोविजन रहता है। ये जनरली काउंटर इरिटेंट्स की तरह यूज किए जाते हैं। काउंटर इरिटेंट्स का मतलब क्या है? काउंटर इरिटेंट, अगर सपोज कीजिए आपके हाथ में कहीं दर्द है या आपकी बॉडी में कहीं पेन है, कहीं मसल में पेन है, तो आपका ये काउंटर इरिटेंट इफेक्ट मतलब ये उस जगह के ऊपर इतना इफेक्ट अपना शो करेगा कि जो पेन और जो हीट इसकी वजह से आपको मिलेगी, आपका ओरिजिनल पेन जिसकी वजह से आपने इसको लगाया है, वो छोड़ के आप उस हीट की तरफ, उस वार्मथ की तरफ आपका ध्यान चला जाएगा कि हां, इस जो कि इस काउंटर इरिटेंट की वजह से हुआ है। लोशंस लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं, इसके अंदर जनरली एक्वस भी होती हैं और अल्कोहलिक भी होती हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती हैं, बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर ही लगाने का पार्ट इसका है। जनरली इसके अंदर इनसॉल्युबल मटेरियल्स जो प्रेजेंट होते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ, इनको जो प्रिपेयर किया जाता है सस्पेंशन और इमल्शन की फॉर्म में इसको तैयार किया जाता है। जो बेसिकली आप एग्जाम्पल की फॉर्म में लेना चाहें तो लैक्टोकैलामाइन, वो भी एक लोशन है। लोशन जो है वो इचिंग के लिए, इन्फेक्शन के लिए, एलर्जी के लिए और पेन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गार्गल्स, एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस फॉर ट्रीटिंग द फेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स, मुंह के अंदर का पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द माउथ। आपने देखा होगा जब भी गार्गल्स करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके गले में खराश हो, सांस नहीं प्रॉपर ले पा रहे, गला आपका प्रॉपर ठीक नहीं हो पा रहा है, नोज आपके प्रॉपर रनिंग फॉर्म में नहीं है, आपके कहीं ना कहीं नेजोफेरिंग्स के अंदर कुछ ना कुछ इश्यू चल रहा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, पेन हो रहा है, तो उन दोनों चीजों को रिलीव करने के लिए गार्गल्स दिए जाते हैं, जिससे कि आपका नेजोफेरिंग्स और फेरिंग्स का जो पोर्शन है वो इजीली ठीक हो सके। गार्गल्स के केस में आप जनरली एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक्स यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट्स भी आप दे सकते हैं। गार्गल्स विल बी सप्लाइड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। ये डाइल्यूट भी किए जा सकते हैं, लेकिन डाइल्यूट तभी होंगे जब आप इसको यूज करने वाले होंगे, और इनको डाइल्यूट करने के लिए जो बेसिक कंपोनेंट यूज होगा वो होगा वाटर। थ्रोट पेंट्स टॉपिकल है, आउटसाइड लगता है स्किन के ऊपर, इरिटेशन को, पेन को और इन्फ्लेमेशन को रिलीव करने के लिए ये यूज किया जाता है। सोर थ्रोट्स, कोल्ड के कारण, फ्लू के कारण या इन्फेक्शन के कारण अगर सोर थ्रोट्स हो रहे हैं, गले में कहीं ना कहीं इचिंग है, गले में दर्द है, गले में लग रहा है टॉन्सिल्स का इफेक्ट है, तो उस जगह जो ऑप्शन दिया जाता है वो थ्रोट पेंट्स दिए जाते हैं। थ्रोट पेंट डायरेक्टली थ्रोट के ऊपर ही लगाया जाता है बाय द एप्लीकेटर और विद द स्वैब। स्वेलो नहीं करना है, अगर स्वेलो हो जाता है मतलब बॉडी के अंदर चला जाता है तो नोजिया और वॉमिटिंग कॉज करेगा ही करेगा। माउथ वॉश लिक्विड फॉर्मुलेशन है, माउथ को रिंस करने के काम आती है, गार्गल्स करने के काम आती है। बेसिकली इसका एक ही यूज है कि आपकी जो ब्रेथ है वो प्रॉपर हो, उसमें कोई स्मेल ना हो, बैक्टीरिया मुंह के अंदर अगर कुछ है तो उनको किल कर सके, गम की डिजीजेस से उनको बचा सके। स्प्रेज आपने देखा होगा, इनहेलर्स भी बोल सकते हो, गैसियस स्प्रेज भी बोल सकते हो। ये एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं जो कि लिक्विड और बहुत ही ज्यादा बारीक सॉलिड पार्टिकल्स को देने के काम आती हैं। आप स्प्रेज की कंसिडरेशन में आपने ऑब्जर्व किया होगा, हम डिओड्रेंट्स यूज करते हैं, डिओड्रेंट्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, तो ये तो स्प्रे की फॉर्म में ही जाते हैं। होता क्या उसके अंदर? लिक्विड। लिक्विड के साथ उसमें क्या है? परफ्यूम। टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर। बेसिकली इनका रोल किस पे है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब नोज से लेके लंग्स तक का पार्ट। आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से शुरू होता है?
नोज से लेके लंग्स तक। स्प्रेज के एक और खासियत है, ये वर्सेटाइल होते हैं और इनका मेडिकेशन डिलीवरी का जो पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू अदर प्रोविजंस। आई लोशन, अगर आपकी आई में कहीं इंफेक्शन है, आई में कहीं कॉम्प्लिकेशन है, तो जो लोशन उसमें डाला जाता है या वो लिक्विड डोजेज फॉर्म में कंसीडर होता है। उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट जितने भी हैं उन्हें व्हीकल के साथ मिला के एक सॉल्यूशन फॉर्म में कंसंट्रेट किया जाता है, क्योंकि सस्पेंशंस और इमल्शंस को आईज के अंदर देना इजी नहीं पड़ता। क्योंकि आई लोशन में एक और बेनिफिट है, जो भी आप मेडिकेशन आई के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे 95% ऑफ द ड्रग या मेडिकामेंट वो आंख से बाहर निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? क्योंकि आईज के अंदर क्या है, लैक्राइमल फ्लूइड है। और आई लोशंस जो हैं वो बहुत ही ध्यान से यूज किए जाते हैं, क्योंकि आई बॉडी का सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है। आई ड्रॉप्स ये लिक्विड मेडिकेशंस हैं, स्पेसिफिकली आईज की सरफेस के ऊपर डालने के लिए बनाई गई हैं। ये भी स्मॉल अमाउंट में ही डिस्पेंस की जाती हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि एक बार में आप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप ही डाल सकते हैं, ज्यादा डालेंगे तो आई के ऊपर कोई इफेक्ट उसका नहीं आएगा। जितनी भी आई ड्रॉप की जो फॉर्मुलेशंस हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी यूज किए जाते हैं, आइसोटोनिक एजेंट्स भी यूज किए जा सकते हैं, जिससे कि आइसोटोनिसिटी वो प्रॉपरली मेंटेन कर पाए। और प्रिजर्वेटिव्स इसलिए यूज किए जाते हैं जिससे कि कोई भी कंटेमिनेशन उसके अंदर ना हो सके। नेजल ड्रॉप्स वो लिक्विड डोजेज फॉर्म है जो कि नोज के अंदर इंस्टिल की जाती है। नोज स्टिल्स के अंदर उन नेजल ड्रॉप्स को डाला जाता है। जनरली ये आती ही लिक्विड फॉर्म में है। किस लिए आती हैं? नाक रुकी हुई है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, नेजल ड्रॉप्स को यूज करते हैं। सैलाइन ड्रॉप्स भी होती हैं और मेडिकेटेड ड्रॉप्स भी होती हैं, जो कि आपके नेजल कंजेशन को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती हैं। दूसरा, ये थेरापेटिक एजेंट्स को भी आपके डायरेक्ट नेजल म्यूकोसा पे देने के काम आता है, जिससे कि उसका एक लोकल इफेक्ट पर्टिकुलरली उस जगह के ऊपर वो अपना असर दिखा सके और नेजल कंजेशन को रिलैक्स कर सके और एलर्जिक रेनाइटिस को भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। मैंने आपको बताया था सस्पेंशन क्या है, बाइफेजिक डोजेज फॉर्म है। बाइफेजिक का मतलब 2 फेजेस हैं। एक फेज है आपका सॉलिड, दूसरा फेज है लिक्विड। बाइफेजिक, सॉलिड, लिक्विड। इसमें क्या है, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये आपका लिक्विड का कंपोनेंट है। जब ये लिक्विड है, इसके अंदर अगर आपके ड्रग पार्टिकल जो कि इसमें इस व्हीकल के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो क्या करेंगे, डिस्पर्स रहेंगे। ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपके व्हीकल के अंदर डिसॉल्व नहीं रहेंगे, लेकिन ये डिस्पर्स रहेंगे। जब भी कोई अनसॉल्युबल सब्सटेंस किसी व्हीकल के केस में यूज किया जाएगा, अगर वो सॉल्युबल है तो ठीक है, अगर वो सॉल्युबल हो जाएगा तो क्या होगा, मोनोफेजिक हो जाएगा। अगर वो सॉल्युबल नहीं होगा तो क्या होगा, बाइफेजिक आएगा। उसका जो दूसरा फेज है सॉलिड पार्टिकल्स का, वो डिस्पर्स किस पे होगा, लिक्विड मीडियम के अंदर होगा। इसको बोलेंगे हम
सस्पेंशन, ठीक है। दीज पार्टिकल्स आर इनसॉल्युबल इन द लिक्विड मीडियम एंड टिपिकली लार्जर देन दोज फाउंड इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज होगा वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही एक दूसरे के साथ मिसिबल होते हैं। लेकिन सस्पेंशन के केस में क्या है, हमारा ना तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही मिसिबल नहीं है, तो इस चक्कर में आपके जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो डिस्पर्स रहेंगे। अब सस्पेंशन भी दो तरीके का होता है, फ्लोकुलेटेड डिफ्लोकुलेटेड। फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड क्या होता है, ये जैसे हम सस्पेंशन पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। अभी बस इतना ही रखते हैं कि सस्पेंशन एक लिक्विड बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, जिसके अंदर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होंगे व्हीकल के अंदर, लिक्विड बेस के अंदर, ठीक है। इमल्शन, इमल्शन में क्या है, मैंने आपको बताया था सस्पेंशन के अंदर दो पार्टिकल, दो फेजेस हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड। इमल्शन के अंदर भी दो फेजेस हैं, लेकिन दोनों ही लिक्विड हैं। लेकिन ये दोनों फेजेस एक दूसरे के साथ मिसिबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, वाटर प्लस ऑयल, दोनों ही लिक्विड हैं, क्या आप दोनों को मिक्स कर सकते हैं? होंगे ही नहीं। क्यों? ऑयल के ग्लोब्यूल्स वाटर के अंदर अलग से तैरते आपको नजर आएंगे। जब भी कभी आपने देखा होगा, आपने चाय पीते टाइम या दूध उबालने के ऑप्शन पे, जब आपने दूध उबाला, दूध उबालने के बाद आपने उसको कुछ देर के लिए रख दिया, उसके ऊपर मलाई आती है। अब उस मलाई को आप अगर दूध गर्म करने के टाइम पे यूज करेंगे तो क्या होगा, एक आपको ऑयल के छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स तैरती हुई नजर आती हैं। चाय में मलाई डालेंगे तब भी आपको ऑप्शन आएगा, क्योंकि वो क्या है, लिक्विड फैट है। जब आप उसको देखेंगे, लिक्विड में वाटर भी है, मिल्क भी है, लेकिन ऑयल के ग्लोब्यूल्स अलग से आपको तैरते हुए नजर आएंगे। पेट्रोल और वाटर आप एक दूसरे के साथ मिक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऑयल और वाटर मिक्स हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमें एक फेज ऑयल रखना है, एक फेज हमें वाटर रखना है, और ये हमें डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो है आपका इमल्शन। इमल्शन के अंदर दो फेजेस जो कि एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते, टोटली इमिसिबल है। लेकिन सस्पेंशन में क्या था, एक सॉलिड था, एक लिक्विड था। इमल्शन में क्या है, दोनों ही लिक्विड हैं। इन एन इमल्शन वन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन द फाइनली इन द अनदर लिक्विड इनटू स्टेबल मिक्सचर्स। ये मिक्सचर होंगे ऑयल और वाटर के। इमल्शन के भी टाइप्स हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। एक और, इनके दो और हैं, ऑयल इन वाटर, इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, इन वाटर। ये इमल्शन के टाइप्स हैं। जब हम इमल्शंस पढ़ेंगे तभी आगे के ऑप्शन पे कंसिडरेशन में आएंगे। अब आता है लास्ट में गैसियस डोजेस फॉर्म। गैसियस में मैंने आपको दो ही चीजें बताई थी, इनहेलर्स और दूसरा एरोसोल्स। इनहेलर्स क्या है? इनहेलर्स के दो एग्जांपल। सबसे पहला जो हम विक्स यूज करते हैं, विक्स का इनहेलर किस लिए करते हैं? जिससे नोस्ट्रिल्स हमारी ओपन हो जाए, हमारा जो कंजेशन है नोज के अंदर उसको रिलैक्सेशन मिले। दूसरा, अस्थमा के केस में जो पंप्स यूज किए जाते हैं, मीटर डोज इनहेलर्स बोलते हैं उनको, जिससे कि एक प्रॉपर डोज
आपकी एपीआई की बॉडी को मिल सके, आपके ब्रोंक्यूल्स में जाके वो रिलैक्सेशन कॉज कर सके, उनको बोलते हैं इनहेलर्स। इनहेलर्स क्या है? ये फार्मास्यूटिकल डिवाइस है, मेडिकेशन को देने के काम आएंगी डायरेक्टली टू द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट और स्प्रे। ये जो मेथड है ये इमीडिएट इफेक्ट देता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को रिलीफ देने का। किसी भी एलर्जी, अस्थमा के अंदर जो इमीडिएट ट्रीटमेंट है वो है आपका पंप्स, जो मीटर डोज इनहेलर्स की फॉर्म में देते हैं। इनहेलर्स क्या है? ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है, इजी है रेस्पिरेटरी कंडीशंस को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट आता है एरोसोल्स। फार्मेसी के अंदर एरोसोल्स को बोलते हैं प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म्स दैट डिलीवर ए मिस्ट और स्प्रे ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस। इसका एरोसोल्स में आप एक एग्जांपल अपनी बॉडी कंसिडर डेली लाइफ में देख सकते हैं। जो आप परफ्यूम और डिओड्रेंट्स यूज कर रहे हैं वो क्या है? वो भी आपके स्प्रेज हैं जिसके अंदर गैस अवेलेबल है, जो आपके पंप को दबाते ही एक प्रेशर के साथ परफ्यूम को स्प्रे कर रही है और आपकी बॉडी तक पहुंचा रही है। एरोसोल्स फार्मेसी के अंदर एक प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म है जो कि आपकी ड्रग को एक स्प्रे की फॉर्म में बॉडी के अंदर प्रोवाइड करती है। इसके अंदर कंटेनर भी होगा, प्रोपेलेंट्स भी होंगे और एक वॉल्व सिस्टम भी होगा। ठीक है, प्रोपेलेंट्स जो कि प्रेशर के साथ फोर्स करेंगे ड्रग को कि वो कंटेनर से बाहर आए, किसकी फॉर्म में? मिस्ट और स्प्रे की फॉर्म में। ये इमीडिएट एक्शन रिप्रेजेंट करता है और बॉडी के अंदर जाके कई तरीके के इंफेक्शंस को किल करने के ये काम आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की डेट में हमने क्या पढ़ा? डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म में क्या था? डोजेस फॉर्म क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन कितने तरीके से है? 4 तरीके से है। 4 कौन कौन से? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यूजेस, साइट ऑफ एक्शन और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यूजेस, साइट ऑफ एक्शन एंड 4th वन इज फिजिकल फॉर्म। उसके बाद आपने उसकी सारी डेफिनेशंस देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आ रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन। ओके, थैंक यू।